करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल को भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा भूगोल विषय की परिभाषा के बारे में जान लें, जिससे होगा क्या कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर जो भी जानकारी हमें भूगोल की परिभाषा से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी बात करें जियोग्राफी शब्द की, ज्योग्राफी वर्ड, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ज्योग्राफी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जो उपयोग है ज्योग्राफी वर्ड का वो किया था हमारा इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए इरेटोस्थनीज को ही क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न ज्योग्राफी का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमबोल्ट ने। किसको? हमबोल्ट को। इनका पूरा नाम है हमबोल्ट आई रिटर। हमबोल्ट आई रिटर जर्मनी के रहने वाले हमबोल्ट आई रिटर को ही मॉडर्न ज्योग्राफी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको इन दो शब्दों के बारे में पता चला। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। भूगोल का पितामह भी किसे कहते हैं हम? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को ही बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? हमबोल्ट आई रिटर को बोला जाता है। किसे? हमबोल्ट आई रिटर को। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल विषय की परिभाषा के बारे में। परिभाषा के बारे में बात करते हैं। परिभाषा देखिए, तो भूगोल की परिभाषा की हम लिख सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें धरातलीय उच्चावच, धरातली उच्चावच क्या होते हैं हमारे? धरातली उच्चावच जैसे कि आप कह लो पर्वत, पठार, नदियां, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें आदि, ये कैसे हमारे धरातली उच्चावच। कॉमा प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें धरातली उच्चावच, भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक या भौतिक भी कह सकते हो, भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, लवणता आदि इसमें भी आ सकते हैं। हमारी भौगोलिक विशेषता में आदि आ सकते हैं। पुस्तक 1 प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें धरातली उच्चावच, भौगोलिक विशेषताएं, वाणिज्य विशेषताएं, वाणिज्य का मतलब व्यावसायिक, वाणिज्य विशेषताएं
वाणिज्य विशेषताएं जैसे कि खनिज संसाधन हो गया आपका, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन हो गया, वाणिज्य विशेषताएं जैसे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कॉमा फसल प्रतिरूप, फसल प्रतिरूप, फसल प्रतिरूप, और हो गया जैसे कि और विशेषताएं भी हम ले सकते हैं जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता हो, का अध्ययन किया जाता हो, स्टडी की जाती हो, अध्ययन किया जाता हो, उसे भूगोल कहते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। तो देखिए भूगोल की परिभाषा में क्या आ जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें धरातली उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, नदियां, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, लवणता आदि, वाणिज्य विशेषताओं की बात करें तो खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उसके बाद में हमारा फसल प्रतिरूप, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता हो, उस विषय को हम क्या कहते हैं, भूगोल विषय कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देख लिया, एक तो देख लिया कि भूगोल शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद में भूगोल का पितामह किसे कहते हैं, हमारी जो वर्तमान या मॉडर्न या आधुनिक कह सकते हैं, आधुनिक भूगोल का पितामह किसे कहते हैं, और भूगोल की परिभाषा। देखिए भूगोल की परिभाषा से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली एग्जाम में हमारा सिलेबस होता क्या है। पर्वत, पठार, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, लवणता, नदियां, झीलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, फसल प्रतिरूप, जनसंख्या, यही बिंदु तो हमारे सिलेबस में दिए हुए होते हैं। तो हमें सिलेबस के बारे में किससे पता चल जाता है, भूगोल की परिभाषा से ही पता चलता है। तो देखिए हमें ये सारे बिंदु एक एक से पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे केवल राजस्थान भूगोल के संदर्भ में। तो राजस्थान भूगोल को पढ़ने से पहले, या ऐसे कहें भौतिक विशेषताओं को पढ़ने से पहले, हमें राजस्थान के भूगोल के बारे में या राजस्थान के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इन भौतिक विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसे बोलते हैं राजस्थान का परिचय कह लो या राजस्थान का सामान्य परिचय कह लो। राजस्थान का सामान्य परिचय, वैसे हम सिलेबस में कल बात कर चुके हैं कि सामान्य परिचय में हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, तो देखिए यहां हम बात करेंगे, आज सबसे पहला बिंदु लेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय में, बोलेंगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, नामकरण का अर्थ ये हुआ कि राजस्थान का जो वर्तमान नाम राजस्थान है वो कैसे पड़ा, किन किन प्रक्रियाओं से होकर राजस्थान का नामकरण राजस्थान हुआ। तो पहला ही बिंदु हम लेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान का नामकरण। तो देखिए नामकरण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें वेदों की। किसकी? वेदों की। वेदों में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो वेदों में भी एक वेद था हमारा, कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का भी एक खंड हुआ करता था हमारा, खंड कौन सा था? वायु पुराण। वायु पुराण। ऋग्वेद के वायु पुराण खंड में एक कहानी हम पढ़ते हैं। वायु पुराण में एक कहानी बताई गई है। कौन सी कहानी है? शकुंतला और दुष्यंत की कहानी बताई गई है। किसकी? शकुंतला और दुष्यंत।
तो देखिए बात करें ऋग्वेद के वायुपुराण खंड में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है? ब्रह्मवर्त शब्द का उपयोग हुआ है। ब्रह्मवर्त। तो वेदों में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है? ब्रह्मवर्त। और वेदों में भी कौन सा वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भी कौन सा खंड हमारा? वायुपुराण खंड। ऋग्वेद के वायुपुराण खंड में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ है? ब्रह्मवर्त शब्द का उपयोग हुआ है। उसके बाद हम बात करें वाल्मीकि लिखित रामायण। वाल्मीकि को क्या बोला जाता है? आदि कवि भी बोला जाता है। वाल्मीकि लिखित रामायण में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो वाल्मीकि लिखित रामायण की बात करें तो इसमें राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का उपयोग किया गया है। मरुकांतार शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। वेदों की पूछे तो ब्रह्मवर्त, और वाल्मीकि लिखित किसकी? रामायण की। रामायण में किस शब्द का उपयोग किया गया है? मरुकांतार। वो भी किसके द्वारा लिखी गई? रामायण में आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? मरुकांतार शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद हम बात करें दो शिलालेख हैं हमारे, एक शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में भी राजस्थानी भूभाग के लिए कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है। शिलालेख हैं, दो शिलालेखों के बारे में बात करेंगे हम। एक तो शिलालेख है हमारा गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख। और एक शिलालेख है हमारा बसंतगढ़ शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख हमारा कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़। और बसंतगढ़ कहाँ से? सिरोही से प्राप्त हुआ है। ये शिलालेख जो है वो है हमारा 532 ईसा पूर्व पुराना है। 532 ईसा पूर्व पुराना है। इस शिलालेख में राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शिलालेख में? हमारा गोसुंडी शिलालेख में। और एक है हमारा बसंतगढ़ शिलालेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरोही से प्राप्त हुआ है। और ये शिलालेख है हमारा 625 ईसा 625 ईस्वी कह लो या ईसा कह लो। और इस शिलालेख से भी हमें राजस्थानी आदित्य शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। किस शब्द के बारे में? राजस्थानी आदित्य शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थानी भूभाग के लिए प्राचीनतम उल्लेख राजस्थानी आदित्य के रूप में किस शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन में हमारा गोसुंडी शिलालेख नहीं था। वहाँ पर कौन सा शिलालेख था? बसंतगढ़ शिलालेख दिया हुआ था। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, बसंतगढ़ शिलालेख दिया हुआ था। तो काफ़ी सारी बुकों में भी यही छाप दिया गया कि राजस्थानी भूभाग के लिए सर्वप्रथम बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द का उपयोग हुआ। लेकिन ये उससे पहले का भी एक शिलालेख है हमारा, कौन सा? गोसुंडी शिलालेख, जो कब का है? 532 ईसा पूर्व का है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे है कि प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो किसमें मिलेगा? हमारा गोसुंडी शिलालेख में मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर लिखते जाइए। आगे बात करें, अब तक हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में कितने बिंदुओं का अध्ययन कर लिया?
3 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया। पहला, हमने किसके बारे में देखा, वेदों में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद में हमने किसके बारे में देखा, उसके बाद में हमने बात किया वाल्मीकि लिखित रामायण में किस शब्द का उपयोग हुआ है। उसके बाद में हमने देखा शिलालेखों में राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। यहाँ पर 2 ग्रंथों का भी नाम आता है। एक आता है मुहुणोत नैनसी ख्यात, मुहुणोत नैनसी ख्यात, मुहुणोत नैनसी ख्यात, और एक आता है राजरूपक, राज बीरबल लिखित, और ये मुहुणोत नैनसी द्वारा लिखित। मुहुणोत नैनसी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी, मुहुणोत नैनसी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी राजस्थानी भूभाग के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है। राजस्थानी भूभाग के लिए कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है, कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है ना। तो यहां तक हमें जो जानकारी मिली है वो ग्रंथों के आधार पर मिली है। उसके बाद हम बात करें पुस्तकों की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में बात करें, एक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थानी भूभाग के लिए जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किस शब्द का उपयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया। किसका? राजपूताना शब्द। लेकिन ये शब्द जो उपयोग में लिया गया था वो मौखिक रूप से लिया गया था, मौखिक रूप से लिया गया था। और इनकी एक बुक आती है जिस बुक का संपादन किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी बुक थी। इस बुक का प्रकाशन जो किया गया था, वो बुक का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया गया था? हमारा इनके दोस्त थे विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा इस बुक का प्रकाशन किया गया था। और इस बुक का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ प्रकाशन? कब हुआ प्रकाशन? हमारा हुआ था 1805 ईस्वी में। तो इन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ऐसे कहीं डायरी वगैरह बनाई थी, तो उन्होंने डायरी वगैरह 1800 ईस्वी में लिख ली थी जॉर्ज थॉमस ने। इसमें उन्होंने किस शब्द का, राजस्थानी भूभाग के लिए किस शब्द का उपयोग किया? राजपूताना शब्द का उपयोग किया। इनकी इसी डायरी को फिर एक बुक का रूप दे दिया। बुक का रूप किसने दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने। और बुक का नाम क्या रख दिया? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसका प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ था हमारा 1805 ईस्वी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी भूभाग के लिए, एक मिनट, हाँ तो देखिए, इसके बाद हम बात करें हम कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक बुक लिखी थी हमारी, बुक का नाम था द सेंट्रल
एंड वेस्टर्न द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी बुक का दूसरा नाम मिलता है हमारा, वो मिलता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये एक ही बुक है लेकिन दो खंडों में प्रकाशित हुई थी हमारी। पहला भाग इस बुक का प्रकाशित तो हुआ था 1829 में, और दूसरा भाग जो है वो प्रकाशित हुआ था हमारा 1832 ईस्वी में। तो जो दो भाग हैं वो अलग अलग नामों से प्रकाशित हुए हमारे। इसका पहला नाम मिलता है हमारा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसको कह सकते हैं हम पार्ट 1 था। ये कौन सा था? पार्ट 1 था, जो कब प्रकाशित हुआ हमारा 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसी बुक का दूसरा जो पार्ट है वो क्या नाम से था? वो था हमारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो हमारा कौन सा था? पार्ट 2 था, पार्ट 2। और इसका प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1832 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी इन बुकों में राजस्थानी भूआ के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया। एक किया था हमारा राजस्थान, एक किया था रायथान, और एक किया था हमारा रजवाड़ा। ये थी हमारी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, पार्ट 1 था ये, जो कब प्रकाशित हुआ हमारा 1829 ईस्वी में। इसी बुक का दूसरा पार्ट जो अलग नाम से प्रकाशित हुआ वो हुआ था हमारा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पार्ट दूसरा था जो कब प्रकाशित हुआ हमारा 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कर्नल जेम्स टॉड की इन किताबों में राजस्थानी भूभाग के लिए 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि कर्नल जेम्स टॉड की जो बुक थी इसका पहला जो पार्ट था उस पार्ट का लेखन कहाँ पर हुआ? इस पार्ट का लेखन कहाँ पर हुआ? ये तो क्वेश्चन नंबर पहला है। और दूसरा है क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने कुल कितनी बुक लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने कुल कितनी बुक लिखी थी, है ना? ये आपके 2 क्वेश्चन है मेरे। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं फिर अब। चलिए देखिए, किताबों की बात कर ली, उसके बाद हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भूभाग को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? या उससे पहले एक क्वेश्चन और आता है, एकीकरण में हम पूछ लेते हैं कि राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग कब हुआ? तो राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थानी भूभाग के लिए एकीकरण के दूसरे चरण में
पूर्व राजस्थान संघ, एकीकरण के दूसरे चरण में कौन सा संघ बना था? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ। राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ। तो राजस्थानी भूभाग के लिए एकीकरण के किस चरण में? दूसरे चरण में। दूसरा चरण हुआ कब था? दूसरा चरण हुआ था हमारा 25 अप्रैल, इधर लिख देता हूं, 25 अप्रैल 1948। एकीकरण के दूसरे चरण में किस रूप में? पूर्व राजस्थान संघ। तो देखिए इसमें राजस्थान शब्द आ रहा है ना, पूर्व राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ। उसके बाद हम बात करें राजस्थानी शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो राजस्थान शब्द की मान्यता, राजस्थान शब्द की मान्यता, तो राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द की जो मान्यता है वो मिली थी, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के कौन से चरण में? 6वें चरण में। 6 चरण था एकीकरण का। एकीकरण के 6ठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थानी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता, राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो देखिए 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले जितने भी राज्य थे उनको श्रेणियों के रूप में विभाजित किया गया था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ठीक है ना। तो ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था एकीकरण के 7वें चरण से पूर्व। ये एकीकरण का 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत राज्यों की जो ए, बी, सी, डी श्रेणियां थी उन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। जब श्रेणियों को समाप्त हुआ तो जितने भी राज्य थे उनको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली हमारी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। तो इस तरह से राजस्थानी भूभाग के लिए ये नामकरण की प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। तो ये सामान्य परिचय का पहला टॉपिक था हमारा राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में देखिए हमने 7-8 बिंदु देख लिए हैं। इन बिंदुओं को आप देखना और कोई भी कमी आपको महसूस हो या आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा और होना चाहिए तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब देख लूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।